हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। 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 तो आज हम इसमें डिफरेंस क्लियर करेंगे। जब हम डिफरेंस क्लियर करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट होगा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हम डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो देखिएगा फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स। मिल गया सभी को। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम यहां पर 200 मेंबर्स होंगे। ओके, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में हम जब डिफरेंस कर रहे हैं तो फर्स्ट डिफरेंस का बेस है नंबर ऑफ मेंबर। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सेकंड डिफरेंस का पॉइंट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यदि मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। ये वर्ड्स लिखा है कोरम, इट मींस दैट नंबर, QUORUM, इट मींस दैट नंबर। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 2। और यदि मैं बात करूं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स की जरूरत होगी? 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होगी। क्लियर है? तो ये डिफरेंस का पॉइंट है नंबर ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। थर्ड, इन्विटेशन टू जर्नल पब्लिक। इन्विटेशन टू जर्नल पब्लिक डज नॉट इनवाइट जर्नल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के केस में आप जर्नल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे कि वो आकर आपके शेयर और डिबेंचर्स को खरीदें। ठीक है, सब्सक्राइब माने खरीदना। तो प्राइवेट कंपनी के केस में आप पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे कि वो आए और आपके शेयर्स को खरीदें। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में हम बात करते हैं, पब्लिक कंपनी में क्या करा जाएगा? पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा कि वो आए और आपकी कंपनी के शेयर्स को डिबेंचर्स सब्सक्राइब माने खरीदे। यहां तक आपको 3 पॉइंट क्लियर हुए। 4th पॉइंट पर अगर आपको तीनों में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। 4th पॉइंट, प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी में आप क्या इशू नहीं करेंगे? प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के केस में आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा और पब्लिक कंपनी में आपको क्या कंपलसरी है कि आप प्रोस्पेक्टस को इशू करें। क्लियर है? नेक्स्ट 5, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यदि मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट प्रायर परमिशन। यदि आपने परमिशन नहीं ली है तो आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यदि आप प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी। और यदि मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी में शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी में यदि शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स होंगे वो फ्रीली ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेचुरी मीटिंग। स्टेचुरी का मीनिंग मैंने प्रीवियस क्लास में लीगल बताया था। स्टेचुरी का मीन्स क्या बताया था? स्टेचुरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी के केस में नो कंपल्सन फॉर होल्डिंग स्टेचुरी मीटिंग। ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी के केस में स्टेचुरी मीटिंग करना, लीगल मीटिंग करना जरूरी नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी फील करना जरूरी नहीं है। समझ गए? तो प्राइवेट कंपनी के केस में स्टेचुरी मीटिंग और उसकी रिपोर्ट फील करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यदि आप पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के केस में स्टेचुरी मीटिंग
मीटिंग भी जरूरी है और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो भी सबमिट करनी जरूरी। वो रिपोर्ट कहां सबमिट होगी? रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ नंबर है सभी में ये डिफरेंस, सभी की बुक में ये पॉइंट है डिफरेंस का। इंडेक्स ऑफ नंबर, नो कंपल्सन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर से प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स का इंडेक्स बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आप पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के केस में उनका इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना कंपलसरी है। ओके, तो कहां पर मेंबर्स का इंडेक्स बनाना कंपलसरी नहीं है? प्राइवेट में और पब्लिक में है। ओके, ठीक, बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं ये तो बहुत, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज। यदि मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्री होगी, वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज से वो फ्री होगी। कौन सी कंपनी फ्री होगी लीगल फॉर्मेलिटीज से? प्राइवेट कंपनी। वहां पर इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। और यदि मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कहां ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होगी? प्राइवेट कंपनी में। और कहां पर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है? पब्लिक कंपनी में। समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होगी और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5। आपके में नहीं होगा ये पॉइंट्स है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख रुपीज होगी। कोई दिक्कत? ये सभी पॉइंट्स थे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस के। अगर इन पॉइंट्स में से आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं? यस, प्रोस्पेक्टस। देखिए, प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो आए और कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे आप 12th के बाद पास होकर निकलेंगे तो जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो डिफरेंट कॉलेज में प्रोस्पेक्टस होते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जिससे अट्रैक्ट होकर आप कंपनी उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उसमें शेयर्स की कंपनी की पूरी जानकारी होगी और उस कंपनी की इंफॉर्मेशन के बेस पर आप अट्रैक्ट होंगे कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस होता है। तो आएगी डेफिनेशन इस चैप्टर के लास्ट में, तो ये बताया जाएगा कि प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आए और कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को खरीदें। ठीक है, समझ गए? तो ये प्रोस्पेक्टस है। आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक पर। और कोई पॉइंट लगता हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, आपकी बुक में डिफरेंस है कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, चलिए इसे लेकर चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 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 सोसाइटी एक ही बात है बच्चों, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैंने पढ़ाया था टॉपिक आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन। तो अब हमारा डिफरेंस है कंपनी के बीच में और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है फॉर्मेशन। देखिए, कंपनी जो फॉर्म होगी, फॉर्म का मतलब बनाई जाएगी, कंपनी जो बनाई जाएगी वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। समझ गए? कंपनी जो बनाई जाएगी किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा बनाई जाएगी। क्लियर है? तो कंपनी तो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। और यदि मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी किसके अकॉर्डिंग? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। पॉइंट क्लियर है? तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी में और 7 चाहिए पब्लिक कंपनी में। समझ में आ गई? तो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए उधर आ जाइए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने मेंबर चाहिए? 2 मेंबर्स चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए मिनिमम
2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए? थर्ड पॉइंट, मोटिव। कंपनी का मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। कंपनी का मेन मोटिव क्या होगा? और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है प्रोवाइड्स, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। तो कंपनी का मेन मोटिव तो है प्रॉफिट अर्न करना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम है क्या? सर्विस प्रोवाइड करना। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए? बड़े सिंपल से पॉइंट है। ट्रांसफर ऑफ शेयर। यदि हम बात करें कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में जो शेयर्स हैं उनको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ गए? तो कंपनी के केस में जो शेयर्स होंगे उनको क्या किया जाएगा? फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स ट्रांसफर परमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो कंपनी में तो शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी में 1 शेयर 1 वोट। कंपनी में क्या होगा? 1 शेयर होगा तो आप 1 वोट दे सकते हैं। 1 शेयर और 1 वोट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मेंबर, 1 मेंबर होगा तो 1 वोट। समझ गए? कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मेंबर होगा तो 1 वोट। कोई दिक्कत? समझ गए? नेक्स्ट, मैनेजमेंट। जी एक बार ध्यान से आपको सभी पॉइंट समझ में आए, क्विक रिवीजन करना। फॉर्मेशन क्या बताया मैंने? फॉर्मेशन में जो कंपनी बनाई जाती है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा बनाई जाएगी। नंबर ऑफ मेंबर, कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स और पब्लिक में 7, और कोऑपरेटिव में 2 मेंबर्स। मोटिव, हाँ यस कुछ पूछ रहे हो? मोटिव, जो कंपनी का मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? मेंबर्स को, सभी को नहीं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उनको सर्विस देना। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी में जो शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे वो फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओके। और यदि मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां पर शेयर ट्रांसफर परमिट नहीं है। ओके। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। कंपनी में क्या होगा? 1 शेयर 1 वोट। 1 शेयर होगा तो 1 वोट मिलेगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मेंबर, 1 मेंबर होगा और 1 वोट होगा। क्लियर? मैनेजमेंट, यदि मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में क्या होगा? मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होंगे। कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी ना, उस मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होंगे। समझ गए? कोऑपरेटिव में वॉलेंट्री सर्विस ऑफ मेंबर एक दूसरे को अपने आप से खुद से सर्विस देंगे। वॉलेंट्री सर्विस होगी यहां पर। अंडर बस एक चीज ही ले लीजिए यहां पर, इसमें वॉलेंट्री सर्विस ऑफ मेंबर्स अपने आप से मिलजुल कर सर्विस देंगे अपनी इच्छा से। वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से। ओके। तो यहां पर मैंने आपको बताया कंपनी की मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सर्विस देंगे वो मेंबर देंगे। वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से। जैसे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है और प्रिंसिपल मैम ने कहा कि 2-3 वॉलेंट्री स्टूडेंट्स स्टेज पर आ जाएं, उसका मतलब अपनी इच्छा से कोई भी 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। समझ में आ गई? तो यहां पर मेंबर्स अपनी इच्छा से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, सर्विस देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट बताया गया है कि प्रिविलेज का मतलब बेनिफिट। कंपनी के केस में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनी के केस में गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता। समझ गए? तो कंपनी के केस में गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनी कंसेशंस, एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कंसेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, बताया था, मेरे याद है जब मैंने बताया था टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, और जो लोन दिया जाएगा इन सोसाइटीज को कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा।
तो यदि मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिए जाते, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारे क्या दिए जाएंगे? एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे, बहुत सारे कंसेशंस दिए जाएंगे, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका डिफरेंस दिया है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में, दिया है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, अब हमारा थर्ड डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। स्टार्ट करें। तो इसमें बताया गया है कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कंपनी एंड पार्टनरशिप में फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब बनाना, ठीक। जो कंपनी बनाई जाती है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। कंपनी किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? ठीक। लेकिन हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप बनाई जाएगी साइनिंग एन एग्रीमेंट बाय ऑल द पार्टनर। सभी पार्टनर्स के द्वारा एक एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा और उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मैंने बताया था, टॉपिक पढ़ाया था। क्लियर है बात आपके? दोबारा से रिपीट करूंगा। यदि मैं बात करूं कंपनी, तो कंपनी कैसे बनाई जाएगी? कंपनी बनाई जाएगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात? तो यस, क्या बात हुई? बुक पर क्यों लेटे हुए हो? यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी बनाई जाती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा सभी पार्टनर्स के द्वारा और उस पर साइन किए जाएंगे। उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी बुक में ही है, पीछे टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो कंपनीज तो बनाई जाएगी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो सभी पार्टनर्स एक एग्रीमेंट पर साइन करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट था फॉर्मेशन, जिसमें बताया गया है कि कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा सभी पार्टनर्स के द्वारा, उस पर साइन कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सेकंड, नंबर ऑफ मेंबर्स। यदि मैं बात करूं कंपनीज के केस में, कंपनी के केस में, कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स। कंपनी के केस में कितने मेंबर चाहिए? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और 7 मेंबर चाहिए किस केस में? पब्लिक कंपनी के केस में। क्लियर है क्या? प्राइवेट कंपनी में, अब एक बात सुनो, पढ़ा दिया है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक। यदि अब पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग। मिनिमम तो पार्टनरशिप में 2 मेंबर्स की जरूरत होगी। कितने की होगी? 2 की। और मैक्सिमम 10 चाहिए यदि बैंक बिजनेस है। किस तरह का बिजनेस है? बैंकिंग बिजनेस। और 20 चाहिए और अदर बिजनेस में। यदि बैंक से हटकर और कोई अदर बिजनेस है, वहां पर कितने चाहिए? 20। समझ में आया? तो कंपनी की बात करूं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम 200 और पब्लिक में मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी में उसकी पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 बैंक बिजनेस है, और यदि बैंक से दूसरा बिजनेस है तो 20 चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक जी। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है? लायबिलिटी। कंपनी के केस में जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होगी। जितनी उन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है कंपनी में, मेंबर्स की केवल वहीं तक की लायबिलिटीज होगी। तो कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटीज कैसी होती है? लिमिटेड। बुक में अंडरलाइन कर लो, मेंबर्स की लायबिलिटीज कैसी होगी? लिमिटेड। यानी जितनी उन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? और यदि मैं पार्टनरशिप में बात करूं तो मेंबर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? जी, अनलिमिटेड का मतलब है यदि लॉस हो गया तो बिजनेस से लॉस नहीं कवर हो रहा है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा।
समझ गए? तो कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस कीजिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट लिखा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी में जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो सकता है, यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर कर रहे हैं, कंपनी में शेयर आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। यहां पर इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसका मतलब ले लीजिए शेयर्स। कंपनी के केस में शेयर्स आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना परमिट नहीं है। तो जी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब शेयर ट्रांसफर करना। कंपनी में तो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना परमिट नहीं है। ओके, कोई दिक्कत है क्या? फिफ्थ, मैनेजमेंट। जो कंपनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज होती है। कंपनी किसके द्वारा मैनेज होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज होगी। और जो पार्टनरशिप होगी वो पार्टनर्स के द्वारा मैनेज होती है। पार्टनरशिप किसके द्वारा मैनेज होगी? ठीक। एक बार फोर्थ पॉइंट देखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ गए? ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, परमिट नहीं है। कंपनी किनके द्वारा मैनेज की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सपर्ट्स। और पार्टनरशिप मैनेज की जाएगी किसके द्वारा? पार्टनर्स के द्वारा। आज मैं इन पॉइंट्स को पढ़ाऊंगा तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। बस 4 पॉइंट और बचे हैं। 6, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए, पहले मेरी बात सुनो। मैंने म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट समझाया था। जो म्यूचुअल एजेंसी, जैसे पार्टनरशिप है ना, 3 पार्टनर है ABC, तीनों ओनर भी हैं और तीनों एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं। एजेंट अगर कोई काम करता है तो सभी पर्सन उससे बन जाते हैं। मान लीजिए A ने D के साथ कोई डील करी तो B और C को माननी पड़ेगी। ठीक है, उसे म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। तो यदि मैं बात करूं कंपनी के केस में, ए मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर। कंपनी के केस में एक मेंबर दूसरे मेंबर का क्या नहीं होता? एजेंट नहीं होता। लेकिन यदि मैं बात करूं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होंगे। तो कंपनी के केस में मेंबर एक दूसरे के एजेंट, लेकिन पार्टनरशिप के केस में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होंगे। समझ गए? एजेंट में क्या होता है? जैसे 3 पार्टनर है ABC, तीनों एक दूसरे के लिए एजेंट हैं। अगर C ने D के साथ डील कर ली तो उस बात को A और B को मानना पड़ेगा, उसे म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी में मेंबर एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होंगे। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्या है जी? कंटिन्यूटी। कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। यदि किसी मेंबर की डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया और इनकैपेसिटी हो गई, इनकैपेसिटी को मैंने अनसाउंड माइंड, पागल बताया, तो कंपनी चलती रहती है, कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कंपनी लगातार चलती रहती है। लेकिन यदि मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप फर्म गेट डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब एंड, डिसॉल्व का मतलब खत्म हो जाना। लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इनकैपेसिटी हो गई। तो कंपनी तो चलती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप एंड हो जाती है। ठीक है। लीगल स्टेटस, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी इट्स मेंबर से, यानी कंपनी और मेंबर दोनों क्या माने जाएंगे? एक दूसरे अलग अलग माने जाएंगे। क्लियर है? कंपनी अपने मेंबर से अलग मानी जाती है। ओके। लेकिन यदि पार्टनरशिप की बात करूं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर मेंबर। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप मेंबर से अलग नहीं होती, मतलब कोई सेपरेट नहीं होती, अलग अलग नहीं होते। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही कंसीडर होंगे। ठीक है क्या? दोबारा से फोकस करो इस पॉइंट पर, लीगल पॉइंट्स पर। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी और मेंबर दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन यदि पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों को एक कंसीडर किया जाता है। ओके। लास्ट पॉइंट, गवर्न्ड बाय। कंपनी को कंपनीज एक्ट क्या दिया है? 2013। कंपनी को 2013 के द्वारा गवर्न किया गया, रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है। और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे। तो कंपनी पर किसके रूल अप्लाई होंगे? एक्ट 2013 के। और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे। कोई बात नहीं, वो देख लीजिएगा, 1932 होगा।
कंपनी, हाँ कोई बात नहीं, वो 2013 कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थे हमारे, इस तरह से आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन कंपनी और कोऑपरेटिव, और डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन सभी डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।